तो लास्ट वाली क्लास में हमने किसी दिए गए x पे ग्रेटेस्ट टर्म कैलकुलेट करना सीखा था। अभी उल्टा वाला सवाल नहीं किया था कि कोई पर्टिकुलर टर्म अगर ग्रेटेस्ट है तो x का रेंज क्या होगा, और मैंने मिडिल टर्म हेडिंग लिखवाई थी। तो मिडिल टर्म वाली बात इसके बाद करेंगे, पहले वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से पहले इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं इफ सेकेंड टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ जानबूझ के एग्जांपल लिया, आप यहां पे ऑब्जर्वेशन से सीधे आंसर कर पाएंगे हमने, क्योंकि इसके लिए टेबल बनाई थी। वो टेबल दोबारा बनाऊंगा क्योंकि ये रिवर्स वाला प्रॉब्लम है। इफ सेकेंड टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल स्क्वायर इज ग्रेटेस्ट then what will be range of x? What will be range of x? ये ठीक है। तो हमने ये वाली टेबल बच्चे बना रखी थी। 1 + x होल स्क्वायर को जब तुम एक्सपैंड करते हो तो आपको 1 + 2x + x² मिला था, और इसका नाम हमने रखा था t1, ये अपना t2 था, और लास्ट वन t3 था। एक बार किसी एक साथी से पूछ लेता हूं टेबल में जो वैल्यूज थी, यहां पे ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर लेते हैं। मतलब मैं आपको मैथमेटिकली अब ये शो करने वाला हूं बगैर वैल्यू पुट करे कि x का रेंज कैसे निकालेंगे। तो पहले मैंने x बराबर शायद क्या लिया था 0.1, फिर क्या लिया था 0.4, अगेन t1 ही सबसे बड़ा है, आप 0.4 यहां पुट करके देख लीजिए। फिर हमने क्या पुट किया था 0.5, t1 और t2 दोनों बराबर है और यही लार्जेस्ट है। इसके बाद हमने 1.4 पे t2 बड़ा होगा, फिर अगेन t2 ही बड़ा है। इसके बाद 2 पे t2 और t3 बराबर हो जाएंगे और दोनों लार्जेस्ट हैं। मतलब अब इस तरीके से आप आगे जाओगे t3 बड़ा हो जाएगा, राइट। ये टेबल हमने बना रखी थी, लेकिन अभी हमें इस मैनुअल टेबल पे बगैर आए मैथमेटिकली इसे सॉल्व करने हैं। इफ सेकेंड टर्म इन द एक्सपेंशन, ये तो छोटा है, मान लो 1 + x पावर 100 लिखा होता बहुत बड़ा हो जाता, इज ग्रेटेस्ट देन व्हाट विल बी रेंज ऑफ x। दूसरा टर्म, पहले वाला सवाल कल की क्लास वाला सवाल क्या हुआ करता था, फॉर ए गिवन x विच टर्म इज ग्रेटेस्ट। x दिया होता था और विच टर्म इज ग्रेटेस्ट पूछा जाता था। यहां पे बता दिया गया कि कौन सा पर्टिकुलर टर्म ग्रेटेस्ट है, x का रेंज बताना है। तो देखो पिछली क्लास में जब हमने kth टर्म को लार्जेस्ट किया था तो उससे अपने पास इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद k पे ये कंडीशन आई थी, k जो भी है ये बच्चे बड़ा था मॉड्यूलस x n + 1 अपॉन, जो भी ये वैल्यू आ रही इसी में एक जोड़ दो अगली वैल्यू मिल जाएगी, ये हमने सीख ली थी। लेस देन इक्वल टू में आएगा मॉड्यूलस x n + 2 + 1 अपॉन 1 + मॉड्यूलस x। अच्छा, इस सवाल में ये तुम्हें बतलाया गया है कि दूसरा टर्म ग्रेटेस्ट है, मतलब k की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 2, क्योंकि आपने kth टर्म को जब ग्रेटेस्ट माना था तभी तो ये कंडीशन आपने डिराइव करी थी। यहां पे बताया गया दूसरा टर्म ग्रेटेस्ट है, k दिया गया है, n पता है, केवल क्या निकालना है x। तो आप n और k की वैल्यू डाल दो, इनइक्वालिटी बन जाएगी, सिंपल सी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी मॉड्यूलस की। ये बात समझ आ रही है। तो बच्चे यहां पे
इन वैल्यूज को रखते हैं। n की वैल्यू 2 है यहां पे, तो 2 1 3 यानी 3 मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x। ये 2 दिया हुआ है, यहां पे फिर से n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 मॉड x प्लस 1, 4 मॉड x प्लस 1। आप लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, फिर राइट वाली को सॉल्व कर लो, और दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड चल रहे, मतलब 2 इससे बड़ा और इससे छोटा है। कोई समस्या तो नहीं भाई किसी को? तो पहले इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं बच्चे, इतने पार्ट को, इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं और फिर इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेकंड केस मान लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो सवाल तो नोट कर लिया होगा आपने। बस एक छोटा एग्जांपल इसलिए लिया कि कल ऐसा सवाल हमने किया था, ताकि यहीं से अपना कनेक्शन शुरू हो जाए भाई। तो पहले फर्स्ट वाले केस को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस केस में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ भाई, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड है, क्योंकि 1 प्लस मॉडुलस एक्स पॉजिटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी बच्चे 3 मॉडुलस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 2 मॉडुलस एक्स। यानी 2 मॉडुलस एक्स को लेफ्ट में भेजते हैं तो मॉडुलस एक्स आएगा छोटा 2 से। यानी आप कह सकते हैं जो x होगा, अगर मॉडुलस x 2 से छोटा है तो x माइनस 2 और प्लस 2 के बीच में होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है? माइनस 2 और प्लस 2 के बीच में होगा। पूरी बात क्लियर बच्चे? ये आपका फर्स्ट केस था। कुछ बुक्स में इसको एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स में लेके जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेसिक बातें हैं। मतलब अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़िया तो आप ऐसे सवाल को बिल्कुल बेसिक से बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब आप दूसरे केस को सॉल्व कर रहे हो, अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी यहां पे आएगा 2 प्लस 2 मॉडुलस एक्स। ये दोस्त छोटा होएगा 4 मॉड एक्स प्लस 1 से, तो यहां पे आएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 मॉडुलस एक्स। यानी मॉडुलस एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी आ रही है। अब भाई अगर मॉडुलस एक्स 1/2 से बड़ा है तो x 1/2 से बड़ा होगा या फिर -1/2 से क्या होगा, छोटा। यानी इससे अपने को क्या मिला कि जो x होगा वो 1/2 से बड़ा होगा या फिर x। अब देखो, इस सॉल्यूशन का और इस सॉल्यूशन का चाहिए क्या, इंटरसेक्शन। क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, कॉमन। तो अब कॉमन सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो जब भी इंटरसेक्शन आप निकालते हो तो आपको पहले बतलाया गया है, आप सारे सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे ले आओ। भाई सबका हालचाल लेना पड़ेगा, कोई नाराज ना होने पाए यहां पे। तो पहले साथी की शर्त है कि भैया x -2 और +2 के बीच में रहना चाहिए, तो -2 + 2 के बीच में रखना है। पहले साथी की शर्त है -2 और +2 के बीच का x। दूसरा बोलता है x 1/2 से बड़ा या फिर -1/2 से छोटा होगा। तो भाई x को 1/2 से बड़ा कर देते हैं या फिर -1/2 से छोटा कर देते हैं। बोलो साथी, हां या ना? कॉमन आपको ये जोन मिल गया, दिस इज कॉमन जोन। यानी x आया फाइनली -2 से -1/2 यूनियन 1/2 से लेके +2 के बीच का, ये फाइनल आंसर है। अब आप अभी जो सॉल्यूशन लिखा था केवल हमने पॉजिटिव एक्स लेके लिखा था, जो आपने टेबल बनाई है। गौर करो टेबल में, जब आपको 0.5 मिला था तो उस केस में T1 और T2
दोनों बराबर एक हुए थे और ग्रेटेस्ट थे। याद आ रहे? कब? 0.5 पे। फिर जब आपने 1.5 लिया तो कौन बड़ा था? T2 बड़ा था। जब आपने 2 लिया तब T2 और T3 बराबर हुए। T2 अगेन बड़ा है, लेकिन 2 से बड़ा लेते ही T3 बड़ा हो जाएगा। वो तो आपने पॉजिटिव एक्स लिया था, वैसे आप निगेटिव ले सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करते हैं। जब भी यहां ग्रेटेस्ट टर्म लिखा जाए तो आप मान चलना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात करी जा रही है। वैसे आईआईटी एडवांस इस लाइन को जरूर मेंशन करेगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है? अब एक सवाल कैलकुलेशन वाला है, वो आप करके दिखा दो मुझे। इसको मैं रब करूं? देखो भाई, सवाल है इफ seventh term in expansion of 3 plus 2x raised to the power 41 is greatest. ग्रेटेस्ट मतलब मुझे यहां मेंशन करना चाहिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, बट ठीक है। इज ग्रेटेस्ट, देन व्हाट विल बी बैंड ऑफ एक्स, यानी रेंज ऑफ एक्स। व्हाट विल बी बैंड ऑफ एक्स? बैंड कहे या रेंज, बात एक ही है। व्हाट विल बी बैंड ऑफ एक्स? खूब तेज कैलकुलेशन करो, जल्दी। आपको पता ही है युद्ध किस डायरेक्शन में करना है। पहले इसको 1 प्लस एक्स वाले फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे? 3 कॉमन निकाल के, और जो बचेगा आप 3 को ऐसे रहने दो, आप उस पे कंडीशन लगाओ। कोई भी नया फार्मूला नहीं याद करना, बस एक बेसिक फार्मूला है, उसी पे गाड़ी लेके चलनी हर बार। इनमें भी लोग बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, क्यों सीखना है? कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है भाई, बहुत छोटी बात है ये। तो कोई शॉर्टकट वगैरह बहुत यूज करने की जरूरत नहीं है यहां पे। हमने कुल मिला के जो क्लास में इंट्रोडक्शन में लिखा 2 बातें, उनको बढ़िया से फील कर ले गए, वो बहुत जरूरी था। तो देखो, जो भी आप में से कई लोग कर रहे होंगे, जो आपने शर्त डेराइव करी थी वो इसके लिए करी थी। तो पहले जो लिखा हुआ है 3 प्लस 2x, इसको इसी के फॉर्म में बनाना है, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में बनाना है। कैसे बनेगा? 3 कॉमन निकाल के। तो 3 पे पावर 41, 1 प्लस 2x अपॉन 3, और इस पूरे पे पावर 41। अब जो आप एनालिसिस करोगे वो इसके लिए करोगे। बोलो भैया 3 पे पावर 41 छोड़ क्यों रहे हो? अरे मैं छोड़ कहां रहा हूं, वो सीरीज के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपेंड करने के बाद। तो जो भी ग्रेटेस्ट या लीस्ट था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 3 पे पावर 41 सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई हुआ। कितने आते हैं यहां पे? 42 टर्म, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोई अंतर ही नहीं है। तो जो हमें अपना फॉर्मूला लिखना, जो कंडीशन लगानी है, इस पे लगानी है। ये पिक्चर अच्छा समझ आ रहे? तो इस पे कंडीशन यूज करते हैं। अब देखो, यहां जो लाल आपने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला था kth टर्म के लिए, k ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस x। आप कोई ना कोई सिमेट्री बना के चला करो, इतनी सिमेट्री मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा क्या मिलेगा इसी में? एक जोड़ने पे
तो आता क्या, अगर याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हम गलती कई दफा कर जाते हैं, वो इस फॉर्मूले के लिए है। और तुम्हारे x की जगह पे 2x/3 आने वाला है, ठीक है। तो आप यहां पे x की जगह पे 2x/3 कर दो, या अभी अगर आप बहुत अननेसेसरी कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो 2x/3 की जगह पे आप y मान लो, बाद में y की वैल्यू पुट कर देना 2x/3, सब कंडीशन वगैरह सॉल्व करने के बाद। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी जगह पे y मान लिया, तो देखो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, मॉड्यूलस x की जगह पे आएगा मॉड्यूलस y, n+1 का अर्थ हुआ 42/42 अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस y, और सातवें टर्म को बोला गया था तो k की वैल्यू 7 है। यहां पे मॉड्यूलस y 43 हो जाएगा, n+2 था, जिसको अगर ये राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला नहीं पता है वो इसी में एक जोड़ देगा, ये मिल जाएगा। वही सेम बात, आपके पास दो सेट ऑफ इनइक्वालिटी हैं, ये पहला केस है आप इसको सॉल्व कर दो, ये दूसरा केस है आप इसको सॉल्व कर दो, दोनों का ले लो बच्चे इंटरसेक्शन। अच्छा, जब y मिल जाएगा तो x कैसे मिलेगा, y की जगह पे 2x/3 है, जब x निकालना होगा तो सब में किससे डिवीजन कर देंगे, 2/3 से डिवीजन कर देंगे। भाई x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे ना, y क्या है 2x/3 है, पहले y का रेंज लिख लो, अब y की जगह पे फिर 2x/3 लिख के आप x निकाल लो, राइट। चलिए ये बात करते हैं। तो पहले फर्स्ट वाले केस को देखते हैं। पहला केस देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको पता है, यानी 42 मॉड्यूलस y 7 + 7 मॉड y है, यहां पे 35 आएगा 35, यानी मॉड्यूलस y जो भी होगा वो 7/35 यानी 1/5 से छोटा होगा। तो इसका अर्थ है जो y है ये -1/5 और +1/5 के बीच का होगा। ये y का पहला केस है। अभी बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर यहां तक का मामला। दूसरा केस, अब देखो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले याद रखने से कोई फायदा है नहीं, और ये बहुत छोटी बात है, अगर इतना याद है बहुत इजीली इसका आंसर कर पाओगे। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दूसरे केस के लिए, तो 7 + 7 मॉड y, 7 + 7 मॉड y 43 मॉड y +1 यानी 36 मॉड y, यानी मॉड y की वैल्यू जो भी है वो 1/6 से बड़ी है। तो आप कहेंगे भाई कि y 1/6 से बड़ा होगा या फिर y -1/6 से छोटा होगा। ठीक है बच्चे, कोई समस्या तो नहीं यहां तक। अब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो पहले इंटरसेक्शन लेंगे फिर x निकाल लेना आप। तो इंटरसेक्शन देखो, अब फिर से अपने जल्दबाजी में बेसिक को मत छोड़ो, आप इंटरसेक्शन लेना चाहते हो, आप नंबर लाइन पे सारे सॉल्यूशन को ले आओ। तो अब ये बताओ भाई 1/6 और 1/5 में कौन बड़ा छोटा होगा। किसी को यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो बहुत ही खतरनाक जोन में वो होता है बहुतों को। 1/5 और 1/6 में कौन बड़ा कौन छोटा ये पता करना है। तो भाई 1/6 का अर्थ कितना है लगभग, अब बता दो कौन बड़ा छोटा होगा, किसी पूछ लूं। सबसे सस्ता तरीका कौन बताएगा, छोटे बच्चों को सिखाना कैसे सिखाओगे, राघव तुम बताओ। किसी छोटे बच्चों को बताना है 1/5 और 1/6 में कौन बड़ा कौन छोटा है। नहीं, वो तो पॉइंट आता नहीं छोटे बच्चे को, वो तो बोलेगा गुरु सही नहीं पढ़ाते हैं, वो ट्यूशन वाले मास्टर की बेइज्जती ऊपर से कर देगा, बोलता इससे बढ़िया तो अपना क्रिकेट ही है। बोला था पहले डिनोमिनेटर सेम करो। हाँ, दोनों डिनोमिनेटर जो भी है, नहीं, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम बनाना है।
6 और 5 का एलसीएम कितना है? इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। यही तरीका सिखाया जाता है और ये अच्छा तरीका भी है। देखो कितना आसान हुआ। डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो बड़ा हो जाएगा। तो कौन बड़ा हुआ? 1/5। ठीक है, तो पहले केस में y जो भी है -1/5 और +1/5 के बीच में। अपने बेसिक को कभी मत छोड़ो, ये सब बेसिक टूल्स हैं। और कई बार एग्जाम में जल्दी जल्दी करते हैं, ट्रस्ट मी इसमें कंफ्यूजन होता है, गलती हो जाती है। यहां पे y 1/6 से बड़ा और -1/6 से छोटा है, तो 1/6 और -1/6 कुछ यहां पे होगा। बोलो सर इतनी मेहनत क्यों की है? न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर बड़ा तो छोटा हो जाता। ये भी बात सही थी, लेकिन मैं बोला छोटे बच्चे कैसे सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है। वो डिनोमिनेटर से कंपेयर करना सीखता है, अगर याद आ रहा हो तुम्हें तो। चलो, तो पहले केस में क्या था बच्चे? -1/5 से +1/5 के बीच में। यहां पे -1/6 से छोटा, 1/6 से बड़ा, तो कॉमन तुम्हें मिल चुका है। यानी y का रेंज तुम्हें मिल गया बच्चे। y आ रहे -1/5 से -1/6 यूनियन 1/6 से लेके 1/5। लेकिन तुम्हें क्या निकालना था? x। तो y की जगह पे क्या है? 2x/3। कोई दिक्कत तो नहीं है? y की जगह पे 2x/3 है। यानी तुम ये कह सकते हो कि जो 2x/3 है ये -1/5 और -1/6 के बीच का है यूनियन। तो x कैसे निकालेंगे? इन सब में 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे या 2/3 का डिवीजन कर देंगे, बात एक ही है। तो 3/2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी x आ जाएगा यहां से -3 / 10। यहां भी 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो -3/12 होगा, यानी -1/4। यहां पे 1/4, 3 / 10। ये x का बैंड है और ये काफी अच्छा सवाल माना जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो अगर आप x इस रेंज का लेते हैं तो 7वां टर्म ही बड़ा आने वाला है। ठीक है, यहां तक का मामला फिट है। अब हेडिंग लिख लो बच्चे फटाफट, मिडिल टर्म। अभी मिडिल टर्म वाले में भी इस ऐसे सवाल बनने वाले हैं थोड़ी देर में। लिख लो भाई मिडिल टर्म। तो पहले मिडिल टर्म में एनसीईआरटी वाली बात कर लेते हैं, जो कि मुश्किल से 10 मिनट की है, इससे अधिक देरी की नहीं है। अच्छा, अब आप सोचना शुरू करो कि कभी भी किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जब आप एक्सपैंड करते हो तो मिडिल टर्म किस बात पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा? मैंने बोला इस वाली बात पर निर्भर करता है, ऐसा बोल रही है। अरे नोट हो गया लाल? बताओ भाई, कभी भी जब आप एक्सपेंशन करते हो बाइनोमियल का तो मिडिल टर्म किस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा टर्म मिडिल होगा? पावर के ऑड या इवन नेचर पर डिपेंड करता है। जब पावर ऑड है तो कितने मिडिल टर्म आएंगे, सोच के बताओ। अरे मर जा, कितने मिडिल टर्म होंगे जब ऑड है? पावर जब ऑड है कितने मिडिल टर्म आएंगे? बहुत घातक हो तुम लोग। हाँ तो हेडिंग लिख लो मिडिल टर्म।
आप ध्यान सुनो, बातें नहीं लाल। सबसे पहले यहां पे मैं पास्कल्स ट्रायंगल बना लेता हूं, तो मिडिल टर्म एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। वन, बातें नहीं, बिल्कुल बात नहीं। अब तो अमरीश पुरी वाली एक्टिंग करते हो। तो पहले पास्कल्स ट्रायंगल बनाते हैं, फिर कुछ कुछ बातें समझते हैं भाई। 14641, एक और कर लेते हैं 1 5 10 अच्छा, यहां पे अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं, ये सपोज x प्लस वाई पे पावर 0 की बात करी गई है, ये तो 1 होगा, ठीक है। x प्लस वाई पे पावर 1 का एक्सपेंशन करना है, तो आप यहां पे 1 के साथ x लगाओगे और यहां पे y लगाओगे, ठीक है। फिर आप x प्लस वाई होल स्क्वायर करते हो। अब यहां से मिडिल टर्म की बात बिल्कुल जेन्युइन हो जाएगी। यहां पे पहला टर्म आपका है एक्स स्क्वायर, फिर अगला आता है 2xy और अगला टर्म आता है वाई स्क्वायर। तो यहां पे जो मिडिल टर्म है आपको नजर आ रहा है, दिस इज मिडिल टर्म। जब पावर 2 था बच्चे, तो 2 + 1 यानी 3 टर्म आए। 3 टर्म में मिडिल कौन सा होगा को दिख रहा है भाई, ठीक है, जैसे आप मीडियंस का कैलकुलेशन करते थे। अब फिर यहां पे आते हैं x प्लस वाई क्यूब पे, x प्लस वाई होल क्यूब, तो ये होगा x क्यूब। फिर अगला आता था 3x स्क्वायर वाई, फिर अगला आता है 3x वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट वन है वाई क्यूब। यहां पे आपको दो दो मिडिल टर्म नजर आ रहे हैं। जब n ऑड है तो दो दो मिडिल टर्म आ रहे हैं। फिर इवन का केस लेते तो एक ही मिडिल टर्म आ रहे। देखो एनसीईआरटी वगैरह में तो मिडिल टर्म ही पूछ लेते हैं भाई, कि ये मिडिल टर्म अगर आप कैलकुलेट करो, एक्स क्यूब यहां पे होगा वाई, फिर यहां पे होगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर 4x वाई क्यूब, और लास्ट में y पे पावर 4। 5 टर्म में मिडिल टर्म आपके पास दिख रहा है, ये वाला टर्म मिडिल है। अगले में जब आप एक्सपैंड करेंगे, यानी आप, मैं इसको डिब्बे में बंद कर देता हूं नहीं तो भाग जाएगा, ये मिडिल टर्म है। ऐसे ही जब आप पावर 5 को एक्सपैंड करते तो आपके पास मिडिल टर्म के तौर पे 2 आते, 10 के साथ वाले, ठीक है। यहां पे 2 मिडिल टर्म्स हैं। तो अब सबसे पहली चीज ये है, अगर आपसे कोई कहे कि अपने पास a प्लस एक्स पे पावर n लिखा हुआ है और इसमें हमें मिडिल टर्म ढूंढना है, तो आप बोलोगे भैया बता पहले n इवन है या फिर ऑड है। मिडिल टर्म किस पे निर्भर करता है, जिसका आप एक्सपेंशन कर रहे हो, पावर इवन है या फिर ऑड है, राइट। तो देखो बच्चे, पहला केस मैं मान लेता हूं, केस फर्स्ट जो भी है, अगर n इवन हो जाए, इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर, अगर n इवन नंबर हो जाए तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, ऑड। तो मिडिल टर्म निकालना बहुत आसान है, लाइक मीडियन जैसे आप करते हो। यानी अगर n इवन नंबर है तो ऐसे केस में जो मिडिल टर्म होगा वो n/2 प्लस 1/8 टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू यहां पे 2 है, मिडिल टर्म क्या है, 2/2 प्लस 1 यानी सेकेंड टर्म, ठीक है। यहां पे n इवन है, 4 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, 4/2 प्लस 1/8 टर्म यानी थर्ड टर्म। तो यानी n/2 प्लस 1/8 टर्म विल बी मिडिल टर्म। अब शर्त है दूसरा, अगर n ऑड नंबर हो जाए, ये सेकेंड केस है। दूसरा केस है बच्चे, इफ n इज ऑड नंबर, तो आपको नजर आ रहा है अगर n ऑड नंबर है
तो ऑड के केस में आपके पास दो दो मिडिल टर्म आ रहे हैं। जैसे यहां पे 3 था तो सेकंड और थर्ड आया। देखो जब n ऑड है, डोंट कंफ्यूज, तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं? इवन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? इवन। जैसे आपके पास 4 नंबर्स हैं तो 4 नंबर में अगर दोनों टर्मिनल को हटा दो तो दो दो मिडिल नंबर्स आ रहे हैं। तो वो वाली सिचुएशन चली, मीडियन वाली से आप मीडियन कंप्यूट करते थे। तो ऐसे केस में आपके पास दो दो मिडिल टर्म आएंगे। कौन कौन सा टर्म मिडिल होगा? n प्लस 1/2 एथ टर्म एंड n प्लस 3/2 एथ टर्म विल बी मिडिल। इतनी बात लिख लो बच्चे, फिर आगे की बात करते हैं इसमें। ये तो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो अभी ये समझ गए कि मिडिल टर्म इंडेक्स पर डिपेंड करता है। इंडेक्स कहे तो पावर पर डिपेंड करता है। आप गौर करना यहां पे, जैसे x प्लस वाई का क्यूब लिखा हुआ है तो 3 प्लस 1/2 एथ, 3 प्लस 1 का है तो 4/2 का मतलब सेकेंड टर्म, एंड 3 प्लस 3/2 मतलब 6/2 यानी थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये टैक्टिस आप यूज करेंगे ऐसे में। ये रब कर दूं मैं? तो यानी कई सारे लोग भाई इसका फॉर्मूला भी देते हैं मिडिल टर्म के कैलकुलेशन के लिए। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं बट याद करने की कोई जरूरत नहीं उस फॉर्मूले को। इसमें सीधा सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो देखो बच्चे, a प्लस एक्स रेज टू दी पावर n में अपने को मिडिल टर्म कैलकुलेट करना है। तो पहला केस है अगर n इवन नंबर हो जाए, तो अगर n इवन नंबर है तो मिडिल टर्म कौन सी पोजीशन पे आएगा? r बराबर n/2 प्लस 1th टर्म जो भी है वो मिडिल टर्म होगा। n/2 प्लस 1th टर्म जो भी है वो मिडिल टर्म होगा। यानी आपको t n/2 प्लस 1 कैलकुलेट करना है। बोलो बच्चे हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? TR का फॉर्मूला तुम्हारे पास अवेलेबल है। TR क्या है? NC r-1 a पे पावर n माइनस आर प्लस 1 x पे पावर r माइनस 1। r की जगह पे n/2 प्लस 1 आप रख दो, तो यहां पे बच्चे आएगा NC n/2 प्लस 1 पुट किया NC n/2 आ जाएगा। यहां पे n/2 प्लस 1 आप पुट करो, 1 1 कट जाएगा तो यहां पे a पे पावर n/2 आएगा। यहां पे n/2 प्लस 1 x पे पावर n/2 आएगा। ठीक है, ये मिडिल टर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला है। कब? जब n इवन नंबर हो। बट अगर n ऑड नंबर हो जाए तो ऐसे केस में आपके पास दो दो मिडिल टर्म आ रहे हैं।
ऐसे केस में आपके पास दो दो मिडिल टर्म आ रहे हैं। एक मिडिल टर्म क्या होगा, n प्लस वन बाई टू एथ, और अगला क्या होगा n प्लस थ्री बाई टू एथ। तो ये आप कंप्यूट कर लो, तो यानी t n प्लस वन बाई टू, ये कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले में r यहां पे n प्लस वन बाई टू रखना है, यानी n c n माइनस वन बाई टू, यहां पे n प्लस वन बाई टू रखना है। आप करते चलो भाई, तो आएगा a पे पावर n प्लस वन बाई टू आ जाएगा, इंटू x पे पावर n माइनस वन बाई टू, राइट। अगला t n प्लस थ्री बाई टू, अब इसकी बात करते हैं। यह भी मिडिल टर्म होगा, ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं है। तो बच्चे r की जगह पे अब क्या पुट करेंगे, n प्लस थ्री बाई टू, बट यहां पे बहुत सारी सिमेट्री है, एन सी। अब आप r यहां पे n प्लस थ्री बाई टू पुट करो, तो यहां पे n प्लस वन बाई टू आएगा, यहां a पे पावर n माइनस वन बाई टू आएगा, x पे पावर n प्लस वन बाई टू आएगा। इनमें कुछ सिमेट्री नजर आ रही है, ये n माइनस वन बाई टू यहां चला गया, n प्लस वन बाई टू इधर चला आया, ठीक है। पहले अपने टाइम में तो मैं ऐसे याद कर लिया करता था इसे, बट अभी हमें लगता है कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मिडिल टर्म का कैलकुलेशन है जब n कैसा हो, ऑड नंबर। यहां पे दिस एंड दिस, आपके पास दो दो मिडिल टर्म्स आए हैं। ठीक है बच्चे, कोई समस्या तो नहीं है। बोलो भाई, मामला फिट है यहां तक का? तो क्या मिडिल टर्म का सवाल पूछूं? क्या जरूरत है, एनसीईआरटी में भर भर के दे रखे हैं, कर लेना सवाल। मिडिल टर्म पूछ रखा है, इसमें वैल्यूज बस फीड करनी है। अब भाई a और x यहां पे नंबर्स लिख दूंगा मैं, मतलब 2 प्लस थ्री एक्स लाइक दिस पुट करूंगा, कुछ पावर लगा दूंगा, तो आप इन्हीं फॉर्मुलों में वैल्यू को लगा के फीड करोगे। नोट बना के एक पॉइंट लिखो, अगर मैं आपसे कहूं कि जब भी आप किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हो तो सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट किसके पास आता है? गौर करना, जो पास्कल्स ट्रायंगल के न्यूमरल्स हैं उनका क्या नाम रखा था? बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये बता दिया था, उनको बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। जो आपने एनसीआर लिखा उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अगर मैं आपसे कहूं किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट कहां आता है, किसके पास होता है? मिडिल टर्म के पास। तो कई बार यह पूछा जाता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, वो और अच्छे से उनको लाइन लिखनी चाहिए, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये बोलना चाहिए जब भी वो ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कई दफा क्या होता है, मैं एक्स के पूरे कोफिशिएंट की बात करता हूं। अगर 1 प्लस एक्स लिखा गया है फिर तो समस्या नहीं है, लेकिन 3 प्लस 2x लिखा गया है तो x का कोफिशिएंट 3 और 2 पे भी डिपेंड करने लगता है। किस पे डिपेंड करने लगता है? 3 और 2 पे। दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी आप 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करते हो तो x का कोफिशिएंट केवल किस पे डिपेंड करता है? पास्कल्स ट्रायंगल के न्यूमरल्स में। अगर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट केवल पास्कल्स ट्रायंगल के न्यूमरल्स पर डिपेंड करता है, यानी किस पर डिपेंड करता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट पे, 1 प्लस एक्स की पावर n में। लेकिन अगर मैं 3 प्लस 2x कर दूं तो ऐसे केस में x के साथ 3 और 2 के भी कुछ पावर्स आएंगे, यानी कोफिशिएंट उन नंबर्स पर भी डिपेंड करने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट की। अगर कोई बोले ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो भी है किसी भी एक्सपेंशन में हमेशा मिडिल टर्म के पास होता है, नो, इज नॉट करेक्ट। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये बात समझ आ रही है? तो ये बात आप यहां लिखो, in expansion of
a प्लस एक्स रेज टू द पावर n greatest binomial coefficient occur along middle term. Greatest binomial coefficient occur along middle term. Greatest binomial coefficient occur along middle term. ठीक है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अकर अलोंग द मिडिल टर्म. गौर करो बच्चे, अगर n जैसे यहां लिखा हुआ है, अगर n इवन है, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अकर अलोंग मिडिल टर्म, जैसे आपने लिखा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या था? 2 था. मिडिल टर्म के पास क्या था? 2 था. x प्लस वाई होल क्यूब लिखा था, तो 3 और 3 मिडिल में आए थे. ये बात समझ आ रही है? तो यानी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट अगर n इवन है तो ये होता है. जैसे मैं कहूं 1 प्लस एक्स पे पावर 4, या कुछ भी मैं लिख दूं, यहां पे मैं √3 कर देता हूं, x पे पावर 4 ऐसा लिखा हुआ है. इसमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4c4/2. जो मिडिल टर्म है उसमें जो एनसीआर है वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा. ये बात समझ आ रही है? अगर ये सब काउंटिंग एबिलिटी स्ट्रांग है तो जल्दी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे एग्जाम में जल्दी जल्दी, फिर टाइम लगेगा. हर एक सवाल में आप कैलकुलेशन करोगे. तो कितना होगा? 4c4/2. अच्छा, ये क्या होगा? 4c2 बन जाएगा. 4c2 की वैल्यू कितनी होती है? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. ठीक है, 4 फैक्टोरियल का अर्थ कितना हो गया? 24. 24/4 कितना हो गया? 6. आप देखो 6 ही था पास्कल्स ट्रायंगल में. पूरी बात समझ आ रही है? तो अगर n इवन है तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो गया? NCn/2. बट इफ n इज ऑड, अगर n ऑड हो जाए तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है? NCn-1/2. और ये है, बोलो इसका अर्थ मास्टर साहब क्या ये होता है कि NCn-1/2 की वैल्यू जो भी है वो NCn+1/2 के बराबर होगी? मैं कहूंगा बिल्कुल. जैसे पहले मैं 3 पुट कर देता हूं, अगर मैं यहां 3 पुट करूंगा तो 3c 3-1/2 यानी 3c1 आ गया. यहां पे 3c2 आ गया. दोनों बराबर होंगे, दोनों की वैल्यू 3-3 आती है. ठीक है, तो यहां पे एक कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? जब ऑड वाले पावर के केस में अब देखो कंफ्यूजन शुरू हो गया. जोर लगाओ दिमाग पे, जोर. जब आप x प्लस वाई का क्यूब करते हो तो क्यूब में 3-3 था. जो 2-2 मिडिल टर्म आ रहे हैं उनके कोफिशिएंट क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे. हमने बताया ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट पहले पास्कल्स ट्रायंगल से बढ़ते हैं फिर घटते हैं. कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे? पूरी कहानी समझ आ रही है? तो यहां से एक नई आइडेंटिटी का जन्म होता है. उसका नाम है NCR बराबर होता है NCn-r. बोलो भाई अजीब बात है यार, ऐसा क्यों? आप मैथमेटिकली डिराइव कर लो मन करे. अभी मैं पीएनसी की बात नहीं करता. n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ये कितना होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. दोनों सेम होते हैं. तो NCR बराबर NCn-r, यही लिखा हुआ है. NCR बराबर NCn-r. n में से n-1/2 घटाओगे, n+1/2 मिल जाएगा. ये बात समझ आई? तो एक नई आइडेंटिटी अपने पास आई, NCR बराबर NCn-r. कोई समस्या तो नहीं है? लिख लो इसे, इतनी बातें भाई नोट कर लो. NCR बराबर NCn-r. कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? तो हमने कहा कि किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में सबसे बड़ा बाइनोमियल कोफिशिएंट मिडिल टर्म के पास आता है. मुझे ये बातें टिप्स पता चल गई हैं कि मिडिल टर्म के सबके फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं.
ठीक है। अगर n इवन है तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, NCN/2। अगर n ऑड है तो दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट आएंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे। एक होगा NCN-1/2 और एक होगा NCN+1/2, दोनों बराबर होंगे। चाहे आप पास्कल्स ट्रायंगल से करो या फिर आप ऐसे करो, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। और यहां पे एक और आइडेंटिटी हमने लिख ली, कोई प्रैक्टिकली बताएगा ये NCR बराबर NCN-R, ये ऐसे रियल लाइफ में कैसे इसको हम फील करेंगे। मान लिया मेरे पास दो साथी हैं, मैंने दीपांशु और कार्तिक को यहां खड़ा किया, ठीक है। दीपांशु और कार्तिक दोनों को यहां पे खड़ा कर दिया। अब हमने इनसे कहा, देखो रियल लाइफ में इस बात की चर्चा मैं करता हूं, दीपांशु और कार्तिक भैया यहां खड़े हैं, हमें फील करना NCR बराबर NCN-R क्यों होता है। तो देखो यहां पे दीपांशु और यहां कार्तिक है। मैंने कहा भाई अपने पास 3 मार्कर हैं, ठीक है, अपने पास 3 मार्कर हैं, या कुछ और रख लेते हैं, अपने पास 3 बुक है, एक ट्रिग्नोमेट्री की, एक कैलकुलस की, एक एलजेब्रा की। अब गौर करना, इन 3 बुक में से दीपांशु 2-2 बुक चुनना चाहता है, 2 बुक चुनना चाहता है। तो दीपांशु 2-2 बुक अगर लेता है 3 में से, तो तरीके होंगे 3C2। मास्टर कहे कि भाई इनको 2-2 किताब देनी है, तो इनको जब आप 2-2 किताब दे रहे हो तो एक किताब छूट रही है। तो अगर ये 2 किताब चुनते हैं तो इनको एक लेना पड़ेगा। तो जितने तरीके से ये 2 किताब ले सकते हैं उतने तरीके से ये एक किताब ले पाएंगे, क्योंकि इनके पास 2 जा रही तो सेम इंस्टेंट पर इनके पास 1 जा रही है। जब इन्होंने TC लिया तो इनके पास A गया, जब इन्होंने CA लिया उनके पास T गया। मतलब इनका सिलेक्शन, मतलब जो दीपांशु रिजेक्ट कर रहा है कार्तिक ले रहा है, एक सेलेक्ट कर रहा है दूसरा, समझ गए ना, जैसे यहां पे क्या लगा हुआ है, एक सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरे के लिए रिजेक्ट, मतलब यही सेम बंदा किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो चीज उसके पास जा रही है। तो इसलिए ये टेक्निक काम करती है 3C2 बराबर 3C1। यानी कि कभी ऐसा लिखा हुआ हो, ये बात समझ आ गई अच्छे से, एक सेलेक्ट कर रहे और जो रिजेक्ट करा दूसरे का सिलेक्शन है, वो समझ गए। अगर मैं ऐसे कहूं NCX बराबर NCY, तो इसका अर्थ क्या है, X प्लस Y की वैल्यू N होनी चाहिए। बोलो हां या ना, ऑफ कोर्स X प्लस Y क्या होना चाहिए, N। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल आइडेंटिटी है, ये मेन फंडा है, उसी पे लिखा हुआ है, Y की जगह पे N-X। बाकी आप मैथमेटिकली प्रूफ कर लो। ये फील कर पा रहे हो मैंने क्या बोला है। तो NCX बराबर NCY अगर लिखा गया है तो X प्लस वाई एन होगा। बाकी हम इस पर भी अलग क्लास भी करने वाले हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज में क्या क्या रिलेशन होते हैं वो सब हम डेराइव करेंगे क्लास में। तो पीयूष सिंगल जल्दी बताओ बच्चे, 1 प्लस एक्स पे पावर 101 में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मींस बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। हाँ NCN-1/2 एक होता है और NCN+1/2 दोनों बराबर आएंगे क्योंकि n ऑड है। तो यानी n क्या है 101, यानी 101C 101-1/2 यानी 50 हो जाएगा, यानी 101C 50। और अगला क्या हो जाएगा 101C 51, 101 + 1/2। तो अब सीधे कर पाओ अगर आपको ये बातें याद हैं। अब देखो भाई
जमाना बदला, लोग बदले, सवाल बदला। अब सवाल के आगे खड़ा हो गया लोगों का। अब मुझे एक काम बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो मिडिल टर्म के अलोंग है, कहां पे है? मिडिल टर्म ही सबसे बड़ा हो, तो एक्स का रेंज क्या होगा? सवाल समझ आ रहा है? सवाल क्या मैंने बताया? किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर ग्रेटेस्ट टर्म कहां पे आए? मिडिल टर्म के अलोंग आए, तो एक्स का रेंज क्या होगा? सवाल समझ आ रहे? तो एक्स का रेंज क्या होगा? तो यहां पे लिखते हैं, लिखो इफ ग्रेटेस्ट टर्म has greatest binomial coefficient, यह सवाल कई दफा ऐसे पूछा जाता है और कई बार ऐसे पूछा जाता है। गौर करना, यह हमें लाइन पता होनी चाहिए। इफ ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 प्लस एक्स पे पावर n हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इन दोनों में क्या अंतर है? इनमें मेंशन कर दिया है 1 प्लस एक्स पे पावर n। गौर करना बच्चे, 1 प्लस एक्स पे पावर n में जो x का कोफिशिएंट है बाइनोमियल कोफिशिएंट ही होगा। वो क्या होगा? बाइनोमियल कोफिशिएंट ही होगा, इसलिए कोफिशिएंट लिखने से काम चल गया। लेकिन जब इन्होंने मेंशन नहीं किया किसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो केवल क्या मेंशन किया? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये बात समझ आ रही है? दोनों स्टेटमेंट एक से हैं। तीसरी बात, इफ ग्रेटेस्ट टर्म अकर अलोंग मिडिल टर्म, ये तीन तरीके की बातें अलग अलग किताबों में मिल सकती हैं और कुछ मिलेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है। यही बातें आएंगी। अकर अलोंग मिडिल टर्म, बोलो पूछना क्या चाहते हो? ये तो तीन सिचुएशन है, तो क्या बताना है? रेंज ऑफ एक्स। क्या बताना है? रेंज ऑफ एक्स। ये सवाल है। What will be range of x? ठीक है, तो पहला केस बनाया जाए। केस फर्स्ट। बोलो मास्टर सवाल भी पूछे तो अच्छा पूछते, इतना छोटा सवाल पूछ लिया आपने। आपको निकालना है, क्योंकि आपको पोजीशन तो पता ही है, के की वैल्यू पता ही है, कहां पे आपको कौन से टर्म को मैक्सिमाइज करना है, के आपको पता है। मिडिल टर्म के तो आपको पता ही है। तो देखो आपके पास ये फॉर्मूला बच्चे, के जो है दैट इज ग्रेटर देन मॉडुलस एक्स n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स, और ये लेस देन होगा मॉडुलस एक्स n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स। इतनी बात तो पता ही है तुम्हें। अब यहां केस बनाते हैं। पहला केस, अगर n इवन हो, अगर बच्चे n इवन हुआ तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो हां या ना, कि गलत है? गलत है। k कितना होगा? n बाय, अरे मर जाओ डूब के, n/2 + 1। यही था ना? अरे फर्जी आदमी, अपनी कॉपी चेक करो। अभी r आपने क्या निकाला था थोड़ी देर पहले? n/2 + 1th टर्म मिडिल टर्म होगा अगर n इवन है। तो k क्या हो जाएगा? n/k तो टर्म की पोजीशन है ना, kth टर्म, ये k वही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भाई k की वैल्यू n/2 + 1 तुम्हें पता है, x का रेंज चाहिए, तो यहां पे आप पुट कर दो k की जगह पे n/2 + 1
1 प्लस मॉडुलस एक्स एंड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस एक्स n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स। अब इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करना है, आपका होमवर्क है। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा जो x आर है दैट इज ग्रेटर देन n डिवाइडेड बाई n प्लस 2 एंड स्मॉलर देन n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n। एक मिनट रुक जाओ। अब पुनः थोड़ी देर पहले जब आपने 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर में T2 को मैक्सिमाइज किया था, गौर करो किसको मैक्सिमाइज किया था? अरे चेक कर ले अपनी कॉपी, किसको मैक्सिमाइज किया था? T2 को। तो आपने x का रेंज निकाला था ना। अरे भाई 1 प्लस एक्स पे पावर 2 में आपने काम कर रखा है, तो आपके पास आंसर आया था -2 से -1/2 यूनियन। अगर मैं सही हूं तो 1/2 से 2 सही हूं, मुझे याद है क्योंकि तो यहां पे मॉड एक्स n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2/4 4/2 मॉड एक्स 1/2 से बड़ा एंड 2 से छोटा, ये मॉड एक्स है। तो x के लिए आप सॉल्व कर लोगे, ये तो सीधे आ गया। तो अगर मिडिल टर्म, ये सवाल मैंने क्योंकि कई तरीके से 3 स्टेटमेंट लिखे थे ना, अगर आप कहते हो कि भाई एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होना चाहिए तब की बात है, एक्सपेंशन में मिडिल टर्म ग्रेटेस्ट होना चाहिए तब की बात लागू होगी, या 1 प्लस एक्स के पावर n में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होना चाहिए तब भी यह बात लागू होती है। यही हमने लिखा था, मामला चिल है। यह कब की बात है? जब n इवन नंबर हो, तब यह मॉड x आएगा। अगर ये सब याद है तो फिर तो आप तूफान करोगे पेपर में, जल्दी 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 जल्दी। ये सब बातें पता होती हैं, जितने फैक्ट अच्छे से याद हैं समझ के उसको आप यूज कर पाओगे। अब ये सब बातें बुक्स में, इनको ये सब इनोवेशन ले आना चाहिए। ये फर्स्ट केस हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा यहां लिख लो, नहीं तुम बोलोगे मास्टर ने क्या कर दिया यार, ऐसे लिखना आफ्टर सॉल्विंग। नालायक तुम कर लेना अपनी कॉपी में, मैं कल कॉपी चेक करूंगा। सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा। अच्छा दूसरा, इसमें तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। दूसरा केस क्या बच्चे? अगर n कैसा नंबर हो, n अगर ऑड नंबर हो, समझ गए? बोलो। तो अगर n ऑड है तो आपके पास k के 2 लोकेशंस आएंगे, n प्लस 1/2 भी होगा, n प्लस 3/2 भी होगा, यानी k बराबर, और k बराबर, सभी लोग दिल पे हाथ रख के बैठना, कोई घंटी बजने वाली है जल्दी, ताकि चौंक जाते हैं ना, उससे पता शौक लग गया किसी को। तो अब यहां पे क्या करने हैं आप बच्चे? k की दोनों वैल्यू के लिए सॉल्व करोगे। यहां पे बीच में क्या था? k दिस ये होगा या फिर k ये होगा, दोनों हो सकता है। यानी एक दफा आप k की वैल्यू n प्लस 1/2 पुट करोगे तो मॉडुलस x और यहां पे और एक दफा आप क्या पुट करोगे? इसको सॉल्व करोगे, दोनों का यूनियन लोगे। समझ गए कितना काम करना है? ये सब आप कहीं किताब में नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। आप सिंगेज सर्च करना, मिलने वाला नहीं। अगर आपके पास अलजेब्रिक बुक होगी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए उसके भरोसे मत रहना, कैलकुलेशन खुद ही करना है। तो यहां पे मॉड एक्स का रेंज आएगा n-1 डिवाइडेड बाई n+3 से लेके, अरे मार दिया, n+3 डिवाइडेड बाई n-1। ठीक है, चलो तो भाई ये वाली कहानी अपनी होती है खत्म। बिल्कुल, ये भी पुट करना है, ये भी पुट करना है, और फिर दोनों से सॉल्व करके यूनियन लेना है।
एक केस में आएगा n माइनस वन बाई एन प्लस थ्री से लेके 1 तक, और अगले में आएगा 1 से लेके n प्लस थ्री बाई एन माइनस वन तक। समझ गए ना? चलो भाई आज के लिए इतना।